अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, माय यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ। तुम्हें अपना बनाने की जिद है नावल बहुत ही रोमांटिक इमोशनल और फोर्स बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार जरूर कीजिए। चलते हैं एपिसोड नंबर 24 की जानिब। लरैब वार्डरोब खोले कपड़ों पर नजर दौड़ाने लगी। कुछ ही देर के बाद उसमें घुसेगी। पूरे 10 मिनट के बाद जब वो बाहर निकली तो उसके हाथ में 6 हैंगर्स थे जिसमें ब्लू ब्लैक वाइट जीन्स और लाइट पिंक रेड ब्लू शर्ट्स और टी शर्ट्स थी और उसने सताशी नज़रों से ऊपर से नीचे तक सब कपड़ों को देखा और खुद को दाद देती हुई उन्हें सलीके से बेड पर रखती दोबारा वार्डरोब में की तरफ चल दी और बेड पर खामोश बैठा दिलावर शाह बहुत ही दिलचस्पी से उसकी सारी कार्रवाई को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। जैसे ही लरैब कपड़ों को बेड पर रखती मुड़ी तो वो फौरन उन्हें देखने लगा। कपड़ों को देखने के बाद उसे हैरत का शदीद झटका लगा क्योंकि लरैब ने जिन कपड़ों का इंतखाब किया था वो सभी उसके पसंदीदा कपड़े थे। तभी लरैब वार्डरोब में एक छोटा सा ब्राउन रंग का सफरी बैग निकाल लाई और सब कपड़ों को उसमें तरतीब से रखने लगी। सफरी बैग को देखकर वो भी और हैरान रह गया क्योंकि ये वही सफरी बैग था जिसका इस्तेमाल वो ज्यादातर करता था। वार्डरोब में छोटे बड़े कई सफरी बैग्स पड़े थे मगर लरैब ने उसका ही इंतखाब किया। हालांकि उसने लरैब के सामने कभी सफर नहीं किया था। ये बैग सिर्फ और सिर्फ हवेली से शाह पैलेस जाता और आता था और उसका हैरान होना तो बनता था। लरैब बिल्कुल उसकी पसंद के मुताबिक बहुत ही आराम से पैकिंग में मसरूफ थी, जैसे वो पैकिंग दिलावर शाह के सामान की नहीं बल्कि खुद की कर रही हो। कपड़ों को रखने के बाद वो कमरे में चारों तरफ देखती हुई बेल्ट जुराबे और जूते न जाने क्या क्या उठा ले आई। बस कर दो लरैब और दिलावर शाह, मैं हवेली जा रहा हूँ अपने खुद के घर। पैकिंग पर नहीं, पिकनिक पर नहीं जा रहा है। वहाँ मेरी ज़रूरत का हर सामान रखा हुआ है। दिलावर शाह ने खुद के लिए उसे हलकान होते देखकर मुस्कुराकर टोका। तो ये सब नहीं रखूँ क्या? लरैब ने उन चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए सवालिया नज़रों से पूछा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दिलावर शाह ने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। वैसे तुम इन कपड़ों का ही इंतखाब क्यों किया जबकि मुझे तो इनमें से एक भी पसंद नहीं? दानिया की चॉइस काफ़ी बेहतर थी। दिलावर शाह ने उसे तपाने के लिए झूठ बोला। मुझे यही कपड़े पसंद आए, भले उसकी चॉइस बेहतर होगी मगर अभी भी 5 दिनों के लिए तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम्हें इन्हीं पर गुजारा करना पड़ेगा। और जब वो तुम्हारी दस्तरस में आ जाएगी तब उसकी पसंद का पहनकर घूमना फिरना मेरी बला से। लरैब एकदम तड़क कर जवाब देती उसे लाजवाब कर गई। हम ठीक है, दिलावर शाह ने मुंह बसोरते हुए कहा। इससे पहले कि लरैब कुछ और बोलती वो दरवाज़ा ना करता हुआ बशीर अंदर आने की इजाज़त मांगने लगा। आ जाओ। दरवाज़ा ना किया। दिलावर शाह की इजाज़त मिलते ही वो सर झुकाते हुए दाजान का पैगाम देने लगा। दाजान कह रही हैं जल्दी से नीचे आ जाएं, हवेली के लिए निकलना है। दाजान का हुक्म है 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोग तैयार होकर नीचे आ जाइए। चलो तुम आराम आ रहे हैं, दिलावर शाह ने फौरन कहा और वाशरूम की तरफ बढ़ गया। मैडम साहिबा, मैं जब तक आप लोगों का सामान लेकर जाकर गाड़ी में रखता हूँ। उसकी बात पर लरैब ने हाथ के इशारे से अपने और दिलावर शाह के बैग की तरफ इशारा किया जो खुद आईने के पास खड़ी होकर अपना जायजा लेने लगी। तभी बशीर सर हिलाता हुआ दोनों बैग लिए कमरे में से निकल गया। तभी दिलावर शाह तेजी से वाशरूम से निकला और वार्डरोब में से एक जीन्स और टी शर्ट निकालकर पहनने लगा। वाशरूम खाली देखकर लरैब ने भी फारिग होने की गर्ज से फौरन अंदर चली गई और 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर निकलती आईने के सामने खड़ी बहुत ही फुर्ती से काजल से अपना कातलाना हेजल ग्रीन आंखों को और कातलाना बनाने लगी। काजल के बाद उसने पाउडर लगाया और लिपस्टिक से अपने होंठों को सजाने लगी। ये सब देखकर उसने अभी वो खुद का जायजा ले रही थी कि उसके पीछे से दिलावर शाह खड़ा होकर अपने बाल बनाने लगा और वो अपने मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। उसके कान में दिलावर शाह ने सरगोशी की। यार पहले ही इतनी खूबसूरत हो, अब ये सब करके मेरी जान लेने का इरादा है क्या? दिलावर ने उसे एकदम तंग करने की कोशिश की और उसकी सरगोशी पर दिलावर लरैब का दिल अलग ही तर्ज पर धड़कने लगा और वह नजरें चुराते हुए बगैर जवाब दिए वहां से निकलती चली गई। दिलावर और लरैब एक गाड़ी में हवेली के लिए निकले थे और दिलावर शाह अपने गांव में दाखिल होते ही गाड़ी रोक रोक कर बहुत ही खुशी से उसे हर चीज़ दिखा रहा था मगर लरैब हनूज लब पर ताले लगाए बुत बनी बैठी थी और उसके दिल में तो कुछ घंटे कबल की दानिया की हरकत घूम रही थी। जब वो गाड़ी में बैठी थी मुसलसल उसे ही सोचे जा रही थी। उसके दिमाग में वो कीड़ा निकल ही नहीं रहा था। जब वो हवेली जाने के लिए दिलावर शाह का गाड़ी का हैंडल पकड़कर जोर से खोलने ही वाली थी कि दानिया की बात पर वो बुनचंका सी रह गई थी। लरैब, तुम दाजान के साथ दूसरी गाड़ी में बैठो, मुझे दिलावर से कुछ पर्सनल बातें करनी है। और तुम्हारी मौजूदगी में तो वो बातें करने से रही। दानिया ने बहुत ही एतमाद से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो जैसे दिलावर शाह लरैब का नहीं बल्कि उसका शोहर हो और लरैब जबरदस्ती उसके साथ जाने की कोशिश कर रही है। लरैब उसकी बात और अटल अंदाज पर दंग होती उसे अजीब नज़रों से घूरने लगी और हैरानी से उसे इस बात की थी। इतनी मुझे पता है मैं हिजाब में बहुत प्यारी लगती हूँ, इसलिए अब मुझे नज़र लगाना बंद करो और जाकर दाजान के साथ बैठो। दानिया ने अकड़ कर कहते हुए सीधा उसके हैंडल पर हाथ को परे किया और बहुत ही आराम से दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ
जवान होगी और उसकी जरूरत पर लरैब चंद सेकंड में फटी फटी नजरों से उसे देखती रहेगी और लरैब को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके साथ क्या कर रही है। उसकी हेजल ग्रीन आंखें अचानक में नमी तैरने लगी क्योंकि दानिया के गाड़ी में बैठने पर ही ड्राइविंग सीट पर बैठा दिलावर शाह चुप रहा। न कोई एतराज और न ही कोई एहतजाज, वो तो जैसे लब सिले बैठा था। अपनी इतनी नकदरी पर उसका दिल टूटकर किरची किरची हो गया था। वो इतनी अपनी बची कुछ इज्जत को संभालती हुई दाजान के पहलू में जाकर बैठ गई। लरैब, तुम मेरे पास क्या कर रही हो? पहली बार अपने असल घर जा रही हो और शोहर के साथ जाने के बजाय दादी सास के साथ चिपक कर बैठी हो। अरे लड़की तो नई नवेली शादी पर अपने शोहर का साया बनी होती है, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ वक्त गुजारने का सोचती है, और एक तुम हो के खुले सांड की तरह इधर आज़ाद छोड़ दिया है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और यही चाहता है कि तुम भी उससे मोहब्बत करो, मगर जब तुम उससे दूर दूर रहोगी तो तुम्हें हाक उससे मोहब्बत होगी। दाजान उसे अपने पहलू में आकर बैठा देखकर आपे से बाहर होगी और उसे समझाने के लिए प्यार से टिपट पीप डाला। दाजान, वो दानिया, लरैब मिनमिनाई। क्या दानिया? दानिया को वो अपनी छोटी बहन की तरह समझता है और अभी ज़रा उसकी दिलजोई में लगा हुआ है, क्योंकि अनजाने में ही सही मगर उसकी वजह से उस मासूम का दिल जो टूटा है, और कुछ नहीं। चलो शाबाश, तुम उसके साथ जाओ और उसे अकेला बिल्कुल भी मत छोड़ो। अरे यार, यही तो दिन है तुम लोगों की मौज मस्ती के। बाद में औरत का दिल भी चाहता है कि गोद में की बच्चा करता है और खी करता है, और वो आधे से ज़्यादा वक्त बच्चों की किचकिच में ही गुजर जाता है और बचा कुछ वक्त वो घर के कामों में। दाजान ने उसे मुस्तकबिल दिखाते हुए साथ गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खुद उसे साथ लिए दिलावर शाह की गाड़ी के पास ले आई। दाजान की गाड़ी को रुका देकर दिलावर शाह ने अभी तक गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी। दिलावर शाह गाड़ी से चेहरा निकाले देखने लगा। तभी दाजान ने उसे लेकर आई और दानिया को नीचे उतरो लेकर लरैब की गाड़ी में बिठा दिया। लरैब ने शक्कर भरी नजरों से दाजान को देखा और बेख्तियारी से उनके गले लग गई। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सारी खुशियां नसीब करे। दाजान ने उसे अलग होते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए दुआ दी और दरवाज़ा बंद करते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और उसके बैठते ही दोनों गाड़ियां आगे पीछे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई थी। दानिया की इतनी बड़ी हरकत पर भी दिलावर शाह खामोशी से उसे हैरत कर गई थी, और फिर इसीलिए जब वो गांव में दाखिल होते ही उसे चीज़ें दिखाने लगा तो वो हनूस बैठी रही। हालांकि ठंडी ठंडी हवाएं, गांव का अच्छा माहौल, मिट्टी में भीनी भीनी खुशबू उसके दिल को बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, मगर उसके लिए अपने लब सी ही लिए थे। उसे दिलावर शाह जैसे धोखेबाज मर्द की तरह देखने का भी मन नहीं कर रहा था। गाड़ी धुआं उड़ाती हुई एक झटके से बड़ी हवेली के अहाते में जैसे ही रुकी तो लरैब पलक में आगे को हो गई और इससे पहले कि वो डैशबोर्ड से टकराती दिलावर शाह बहुत ही तेजी से उसे पकड़कर पीछे कर दिया। वो एक झटके से सीट की बैक में सर टिका गई। उतरो मोहतरमा, दिलावर शाह कहता हुआ खुद नीचे उतर आया और खामोशी से उतरने के लिए दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि एक नौजवान शख्स ने बाहर का दरवाज़ा वाह किया और मुस्कुराते हुए फट से सलाम छाड़ दिया। लरैब सलाम का जवाब देती नीचे उतरी तो ठंडी हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया और बहुत ही अंदर तक उसकी उतरती गई। उसके नीचे उतरते ही दिलावर शाह ने अपना मर्दाना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे नज़रअंदाज करते हुए थोड़ा आगे को बढ़ी। तभी दिलावर शाह ने मुस्कुराते हुए ज़बरदस्ती उसकी कलाई पकड़ ली। लरैब ने गुस्से से तेज़ नज़रों से उसे घूरा। देखो लरैब, हवेली में सब मुलाजिम हमारा इस्तकबाल करने के लिए खड़े हैं, इसलिए प्लीज़ अपना मेरा तमाशा बनाने की कोशिश मत करना। ये हुक्म नहीं, मेरी इल्तिजा है तुमसे। दिलावर शाह ने उसके कान में धीरे से सरगोशी की और फिर खामोशी से। लरैब ने हालात के मद्देनजर जबरन चेहरे पर मुस्कान सजाती दिलावर शाह के हाथ को थामे पुरवकार सी चाल चलती हुई हवेली के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि दरवाजे के दोनों तरफ खड़ी मुलाजमाओं ने मुस्कुराते हुए उन पर फूल निछावर कर दिए। हम दिल से आपका हवेली में इस्तकबाल करते हैं छोटी मलकन। मुलाजमाओं ने बैक वक्त लरैब का पुरजोश इस्तकबाल किया। शुक्रिया। लरैब ने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हुए प्यारी सी मुस्कुराहट उनकी तरफ उछाली। लरैब बेटा, अब अंदर आ जाओ। इस हवेली को न जाने कब से अपनी छोटी मालकन का इंतजार था, जो तुम्हारे आने से अब खत्म हो गया। दाजान ने उसकी पेशानी पर प्यार भरा बोसा देते हुए कहा। दाजान की गाड़ी पहले ही हवेली पहुंच चुकी थी। लरैब के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए उन्होंने पहले ही हवेली में इतला दे दी थी और खुद हवेली पहुंचते ही मुलाजमाओं के साथ खड़ी लरैब के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और उनके प्यार से कहते ही दिलावर शाह और लरैब किसी शहजादे और शहजादी की तरह एतमाद से अंदर दाखिल हुए।
لریب جب تک وہ ہال میں بڑے بڑے صوفے تک چل کر آتے رہے تب تک سارے ملازم قطارے میں کھڑے ان پر پھول نچھاور کرتے رہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر لریب کو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہوئی دلاور شاہ کے ساتھ اس صوفے پر جا کر بیٹھ گئی جسے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور ان کے بیٹھتے ہی دو ملازمہ تھال لیے لریب کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ لوگ میرے قدموں میں نہ بیٹھو پلیز، انہیں اپنے قدموں میں بٹھا کر لریب نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا، چھوٹی مالکن آپ بہت لمبا سفر کر کے آئی ہیں، آپ کے پیر درد کر رہے ہوں گے، اس لیے ہم دونوں آپ کی خدمت کے لیے مامور ہوئے ہیں، ایک ملازمہ نے بہت پیار سے کہا۔ تبھی دوسری ملازمہ نے اس کے سفید پیروں کو خوبصورت سے سینڈل آزاد کروا دیا اور تھال میں اس کے ننگے پیر رکھ دیے، اور لریب حیران ہوتی پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی اپنے پیروں کو تو کبھی ملازمہ کو دیکھتی جو بہت خوشی خوشی اس کے پیروں کو گرم پانی سے دھونے میں مصروف تھی۔ لریب یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور ان کی خدمت اور باتوں پر لریب حیران ہوتی ہوئی دل ہی دل میں ہنس بھی رہی تھی جیسے وہ شاہ پیلس سے حویلی پیدل چل کر آئی ہو۔ 10 منٹ بعد وہ دونوں مسکراتی ہوئی چلے گی اور دوسری ملازمہ اس کے پاؤں میں آ کر ادب سے بولی، چھوٹی مالکن چلیے آپ پہلے فریش ہو جائیے، تب تک کھانا بھی لگ جائے گا۔ لریب اس کے ساتھ دھیرے سے چلتی ہوئی ایک بہت ہی وسیع اور خوبصورت کمرے میں پہنچ گئی۔ لریب نظریں گھما گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ واو، بہت خوبصورت کمرہ ہے، لریب نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے لب کشائی کی، جسے دیکھ کر چھوٹی مالکن یہ سب صاحب کی پسند کا ہے، یہ ہمارے صاحب جی کا کمرہ ہے اور آپ سے آپ کا بھی ہے۔ ملازمہ خوش ہوتے ہوئی اس کی معلومات میں اضافہ کرتے اسے واش روم تک لے گئی۔ چھوٹی مالکن آپ کے کمرے یہاں ہینگ کیے ہیں، آپ اسے پہن کر آ جائیے، اس نے فوراً کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ لریب سر ہلاتی ہوئی اندر چلے گی۔ وہ باہر آئی تو ملازمہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھا کر اس کو تیار کرنے لگی۔ تیاری مکمل ہونے پر لریب آئینے میں ابھرتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنے آپ پر سچ مچ میں کہیں کی شہزادی کا گمان ہو رہا تھا۔ اس کی زرتوشی کیا گولڈن اور سبز رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا، سر پر سلیقے سے دوپٹہ پن اپ کیا ہوا تھا اور دوپٹے سے ماتھے پر ٹیکا اور جھومر لٹک رہا تھا۔ گاؤن کے رنگ کے مطابق نفیس سا نیکلس، گلو بند، جھمکے، چوڑیاں، ٹیکا، جھومر، انگوٹھیاں اور پائل پہنے آج سچ مچ دلہن لگ رہی تھی۔ بس کمی اس سفید خالی ہتھیلیوں میں تھی جو مہندی سے بالکل پاک تھی۔ ہود کی بلائیں لیتی ملازمہ کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے سے چلتی وہ دوبارہ اس صوفے پر لا کر بٹھا دے گی جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ دلاور شاہ وہاں موجود نہیں تھا بلکہ اس کی داں جان بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دیکھتے ہی چٹ سے اس کی بلائیں لیتی گویا ہوئی، ماشاءاللہ بالکل شہزادی لگ رہی ہے میری بیٹی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ داں جان نے فوراً اس پر سے پیسے وارتے ہوئے ملازماؤں میں تقسیم کر دیے اور وہ پھر ہکی بکی رہ گئی۔ چلو بیٹا اب کھانا کھاتے ہیں، نہیں تو محلے کی لڑکیاں اور عورتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ داں جان نے کہنے کے ساتھ ہی اسے کھڑا بھی کر دیا اور پھر ٹیبل کے پاس آ گئے۔ تبھی ایک ملازمہ نیچے سے اس کا گاؤن پکڑے اسے سہارا دیتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے جانے لگی۔ وہ اتنا بھاری گاؤن پلس ہائی ہیلز پہنے بہت ہی سنبھل کر چل رہی تھی۔ جب وہ چلتی تو پاؤں میں سجی پائل اور ہاتھوں میں پڑی چوڑیاں بج اٹھیں۔ تبھی دلاور شاہ بھی فریش ہوتا اس کی طرف آ گیا اور اس کے حسین روپ اور چوڑیوں کی جلد رنگ سے دلاور شاہ کا دل ایک دم سے ڈوبنے لگا۔ آج تو کوئی پری کا نظارہ لگ رہی ہے۔ وہ سن سے رو کے ڈائننگ روم کے بیچوں بیچ ہوں کی طرح کھڑا بس لریب کی جان لیوا روپ میں الجھ گیا تھا۔ دلاور ادھر آؤ، داں جان کی تیز آواز پر حواسوں میں لوٹا تھا۔ جی، وہ اس پر نظر جمائے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ لریب کو بھی اس کے بازو والی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ ٹیبل انواع اقسام کی چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ داں جان بہت ہی محبت سے لریب کو ہر چیز کھانے کو کہہ رہی تھی جسے دل رکھنے کے لیے بس چکھتے چاہتی اور چکھنے میں ہی اس کا پیٹ پوری طرح سے بھر چکا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایک بار پھر لریب کو صوفے پر لا کر بٹھایا گیا اور اس کے بیٹھتے ہی داں جان بہت ہی پیار سے اس کے نازک ہاتھ میں خاندانی کنگن پہناتے ہوئے بولی، لریب بیٹا یہ ہمارا خاندانی کنگن ہے جو میری ساس نے مجھے پہنایا تھا اور میں نے دلاور شاہ کی ماں کو، اور یہ کنگن تو تمہیں دلاور شاہ کی ماں ہی پہناتی مگر وہ تو چھوٹے سے دلاور شاہ کو میری گود میں ڈالتی اب دی نیند سو گئی، اس لیے اب میں ہی تمہیں یہ کنگن پہنا رہی ہوں اور اب میری ذمہ داری ختم ہوئی، اب تمہیں یہ کنگن اپنی بہو کو پہنانے ہوں گے۔ داں جان کی بات پر لریب نے سٹ پٹاتے ہوئے داں جان کی دوسری طرف بیٹھے دلاور شاہ کو دیکھا۔ جیسے ہی اس نے لریب کو خود کی طرف دیکھتے پایا تو آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں باندھ کر ہلاتے ہوئے کہا، بیبی کو جھولا جھلانے کی اداکاری کرنے لگا۔ لریب اس کی اداکاری پر شرم سے پانی ہوتی ہوئی جان کے پلو میں
दाजान के पलों में छुपने लगी। उससे पहले कि दिलावर कुछ और शरारत करता तभी मोहल्ले की कुछ औरतें और लड़कियां हंसती हुई चली आईं। वाह माशाल्लाह, दुल्हन तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। उसे देखते ही एक खतून ने हंसकर कहा, वाह जोड़ी तो ऐसी है। दूसरे ने लुकमा दिया। 10-15 मिनट के से वक्फे से ऐसे ही जुमले सर झुकाए बैठी लरैब के कानों से टकरा रहे थे। तभी अचानक एक खतून ने लब कुचाई की, बुरा नहीं मानना बड़ी भी, मगर आप तो दानिया और दिलावर की मंगनी की तैयारियां कर रही थी। फिर अचानक से डायरेक्ट निकाह भी हो गया और लड़की भी बदल गई। दाजान एकदम से उस खातून की बात पर औरतों ने में चेमगोइयां शुरू हो गई थी। वही लरैब का रवां रवां जैसे कान बन गया था और बहुत ही बेसब्री से दाजान के जवाब की मुंतजिर थी। चंद मिनट के बाद दाजान ने गला खंगारते हुए बोलना शुरू किया। सब लोग सांस रोके उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। देखो बहन, जिंदगी तो दिलावर शाह ने गुजारनी है। मैंने सोचा था, मगर जब वहां पहुंची तो दिलावर शाह ने लरैब का नाम ले लिया तो मैंने खामोशी से निकाह पढ़वा दिया और यहाँ ले आई। अब इंशाल्लाह हम बहुत ही शानदार वलीमा करेंगे तो सबको मधु कर भी करेंगे। वैसे भी मैं ज़बरदस्ती करने की कायल नहीं। मेरे लिए यही खुशी की बात है कि दिलावर शाह शादी के लिए मान तो गया है। और रही बात दानिया की, वो भी हमारी बेटी है। उसके मुकद्दर में जिसका साथ होगा वो वक़्त आने पर उसे मिल ही जाएगा। दाजा ने एतमाद से कहते हुए सबकी बोलती बंद करवा दी थी और उसकी बात पर दिलावर शाह और लरैब ने एक दूसरे को देखा। लरैब चंद सेकंड उसकी आंखों में देखने के बाद ताब न ला सकी और मजबूरन नजरें नीचे रखे अपने हाथों पर गाड़ ली। वही कोने में बैठी दानिया ये सब कुछ देखकर सुलगती हुई वहां से उड़कर चली गई। कुछ देर के बाद वहां बातों बाद धीरे धीरे औरतें निकलती चली गई। सबके जाने के बाद मुलाजमा लरैब को उसके कमरे तक ले गई, छोड़ने गई। अभी वो कमरे तक नहीं पहुंचे थे कि कमरे के दरवाजे पर दिलावर शाह और दानिया को एक साथ खड़े पाया। ये सब क्या है दिलावर? दानिया बहुत ही गुस्से से पूछ रही थी। देखो दानिया, इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और दाजान ने बस मुझे हवेली चलने को कहा था और आगे जो भी हुआ वो सब दाजान ने करवाया है। एक काम करो, तुम खुद ही जाकर दाजान से पूछ लो। दिलावर शाह कंधे उचकाते हुए कहता अपने कमरे में चला गया। जबकि दानिया वही खड़ी बेचुताब खाती हुई रही और वो दाजान से पूछने तो हरगिज नहीं जाती क्योंकि उसे शाह पैलेस से निकलने वाला वाकया अच्छी तरह से याद था और दाजान ने कैसे उसे लरैब के सामने गाड़ी से उतरवाया दिया था। ये दाजान के दिमाग में न जाने क्या चल रहा है। वो बड़बड़ाती हुई अपना सर पकड़ती गुस्से से तनपन करती वहां से निकलती चली गई। अस्सलाम वालेकुम